हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों 7th स्टैंडर्ड के लिए सिविक्स सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और दोस्तों साथ में और बता दूं आपको स्टार्ट करने के पहले कि आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स है आपके हर स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, यानी कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं चारों स्टैंडर्ड के हम लोग ने सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ सोशल स्टडीज का लगभग 50% के आसपास बचा हुआ सिलेबस है, तो वो हम लोग रेगुलरली बना रहे हैं। उसके पहले का 50% कंप्लीट हो चुका है। साइंस का, मैथ्स का पूरा 100% जितने भी चैप्टर्स आपके बुक के अंदर है, आपके सिलेबस के अंदर है, पूरा कंप्लीट कर दिया है। जाओ, लेक्चर वाइज वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, देखो यार जाके। और 7th वाले बाकी लोग को भी बता देना, 8th वाले 9th वाले 10th वाले को भी बता देना, अगर आपके कोई कांटेक्ट में होंगे तो। सब चीज प्रेजेंट है, इंग्लिश ग्रामर भी प्रेजेंट है, आपको हर चीज प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर से कर लेना। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे इंस्टा पे जरूर से फॉलो कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। देखो, चैप्टर का नाम क्या है, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको याद होगा कि हमने इसके पहले जितने भी चैप्टर्स पढ़े, यानी कि 2 चैप्टर सिविक्स में ऑलरेडी पढ़े, उसमें हमने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो संविधान क्या था, 1950 में बाबा साहेब अंबेडकर ने एक संविधान लिखा गया था विद द हेल्प ऑफ सम टीम। उनके कुछ टीम थी, उनकी वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। एंड वही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी सरकार चलेगी, हमारा देश कैसे चलेगा, क्या क्या रूल्स रहेंगे, लॉ क्या रहेंगे, नियम कानून सब के सब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और उसी के हिसाब से हम अपना देश को चलाते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री हम इंडिया है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो लेकिन ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या चीजें होती है। जैसे कि हम बात करेंगे कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट किस पावर के अंडर में आता है। अलग अलग टाइप के पावर्स होते हैं ना, तो कौन से स्टेटमेंट, कौन से गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहता है, किस हिसाब से वो सब पावर्स का यूज करते हैं, ये सभी चीज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात वही है कि हमने देखा था कि हमारे इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो हमारे लिए प्रियम्बल का मीनिंग क्या होता है, सोवरेन का मीनिंग क्या होता है, रिपब्लिक का मीनिंग, डेमोक्रेटिक का मीनिंग, ये सभी चीज हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे और कुछ ऐसे अलग से फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी संविधान के बारे में, वो क्या क्या है वो थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज है फेडरलिज्म, ठीक है। हम बात करेंगे फेडरलिज्म के बारे में, ठीक है। अब फेडरलिज्म की बात करें, यानी कि फेडरल सिस्टम की बात करें हम लोग, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या माना जाता है, फेडरल सिस्टम माना जाता है, फेडरलिज्म माना जाता है। और जब भी कोई भी कंट्री अगर बहुत बड़ी कंट्री, यानी कि लार्ज अगर कंट्री है, आपको पता है ना, देयर आर सो मेनी लार्ज कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कोई अगर बड़ी कंट्री है और वो बड़ी कंट्री होने के साथ साथ उसका पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा ह्यूज है, ठीक है ना। अगर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है तो उसको मैनेज करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि आपको अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि हमारा इंडिया अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है साइज में, ठीक है ना। 4th या 5वें नंबर पे आता होगा, शायद 6th नंबर पे आता है, मुझे जहां तक याद है, ठीक है ना। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना कि हमारा इंडिया साइज के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में कितने रैंक पे आता है, ठीक है ना। एक बार क्रॉस चेक करके मुझे कमेंट करके बताना कि अपना इंडिया कितने नंबर पे आता है साइज के हिसाब से। तो समझ लो 5वें 6वें नंबर पे आता होगा, मुझे आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मैं बोल रहा हूं कितने नंबर पे भी आता होगा। लेकिन इंडिया का साइज तो छोटा है बाकी देशों से, यानी साइज छोटा होने के बावजूद फिर भी हमारा इंडिया पॉपुलेशन में दुनिया में 2nd नंबर पे आता है। सोचो कितने लोग होंगे हमारे कंट्री में। वही अगर एक और एग्जांपल लूं, रशिया, तो रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, साइज में देखोगे तो बहुत बड़ा है, इंडिया के शायद 2 या 3 गुना बड़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो इंडिया का हाफ से हाफ भी नहीं है, यानी कि बहुत कम पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिपेंड करता है कि कितना पॉपुलेशन है उस कंट्री में और उस कंट्री का साइज क्या है, कितना बड़ा कंट्री कितना छोटा कंट्री है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसी पॉपुलेशन को, इसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सब चीज को रूल करने के लिए टेरिटरी, अलग अलग रूल्स को टेरिटरी वाइज रूल करने के लिए, शासन करने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत होती है गवर्नमेंट को भी। तो इसीलिए बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो जनरली 2 लेवल्स पे परफॉर्म करता है। एक जो गवर्नमेंट होता है वो ये देखता है कि
बहुत सारे जो बड़े बड़े मैटर्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस का मैटर हो गया कि देश की सुरक्षा कैसे प्रोवाइड किए जाए, ठीक है ना, डिफेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, पीस को कैसे मेंटेन किया जाए, पूरे देश में शांति का माहौल कैसे कायम किया जाए। तो ये सभी चीज को जो देखने का काम होता है वो गवर्नमेंट का होता है। लेकिन वो कौन सी गवर्नमेंट होती है? पूरी इंडिया की गवर्नमेंट, यानी पूरी देश की गवर्नमेंट। तो उसको हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलते हैं दोस्तों? यूनियन गवर्नमेंट। एक और वर्ड है यूनियन गवर्नमेंट को, आपको पता है ना, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, पूरी सरकार जो है, इसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ये जो गवर्नमेंट है ये हमारे पूरे इंडिया को कंट्रोल करते हैं और इसमें बहुत सारे सिस्टम को मैनेज करते हैं। और यही यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन शॉर्ट कहा जाता है दोस्तों फेडरल सिस्टम या फिर फेडरल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? फेडरल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। याद रहेगा ये सब चीजें। देखो, जो पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है, जो बड़ी बड़ी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द यूनियन गवर्नमेंट, या फिर उसको हम लोग इन शॉर्ट फेडरल सिस्टम की गवर्नमेंट बोल सकते हैं, या फिर फेडरल गवर्नमेंट बोल सकते हैं हम लोग। और ये जो गवर्नमेंट है जो देखता है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज पे कि हमारे देश में किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जैसे कि एक राजा होता है वो अपना प्रजा को चलाता है, वैसे ही एक गवर्नमेंट होती है वो पूरी देश को चलाती है। तो किस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, तो ये सभी चीज की जो देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरे देश के लिए यूनियन गवर्नमेंट की होती है। लेकिन इसमें एक और टाइप की गवर्नमेंट भी होती है। आपने सुना होगा कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है लेकिन वो एक स्टेट के लेवल पे हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। और ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि जनरली हमारे देश में दो टाइप की गवर्नमेंट चलती है। एक होती है पूरे देश को चलाने वाली, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, या फिर आप यूनियन गवर्नमेंट बोल रहे हो। और एक होता है हमारे स्टेट को, हमारे राज्य को चलाने वाले। तो स्टेट में जैसे कि हम लोग रहते हैं दोस्तों महाराष्ट्र में, वी आर द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है ना, आम्ही मराठी माणूस आहे ना, महाराष्ट्र में राहतो। तो महाराष्ट्र में अगर हम रहते हैं दोस्तों, कहने का मतलब तो हमारे महाराष्ट्र की भी एक गवर्नमेंट होगी, महाराष्ट्र की भी एक गवर्नमेंट होगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट होगी। यानी कि ये जो सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग है ना। यानी कि हमारे पूरे कंट्री में दो टाइप की सरकार चलती है। एक तो अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है, और पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रहती है। ठीक है, तो जैसे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल मैंने दिया, वैसे महाराष्ट्र के हो गए, मध्य प्रदेश का कोई होगा, गुजरात का कोई अलग स्टेट गवर्नमेंट होगा। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग गवर्नमेंट स्टेट को कंट्रोल करते हैं और उसके जो भी एक्टिविटीज होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और जो ये सिस्टम होता है रन करने का, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने का, यानी कि हमारे गवर्नमेंट दो लेवल पे चलाते हैं। ठीक है, दो लेवल पे चलाते हैं, और यही जो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं इसी को कहा जाता है। अलग अलग सब्जेक्ट्स हो गए ना, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट कुछ अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा है। तो यही जो अलग अलग लेवल होते हैं ना, इसी को बोलते हैं फेडरलिज्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? फेडरलिज्म कहते हैं। याद रहेगा ये सब चीजें। फेडरलिज्म किसको कहते हैं? कि अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं, नॉट पढ़ाई वाला सब्जेक्ट नहीं, काम करने वाला, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला सब्जेक्ट्स, तो उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो यही जिसको फेडरलिज्म कहा जाता है। अब एक और टॉपिक है बहुत बेहतरीन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो मेन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, ये दोनों के पावर्स थोड़े से अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों चीज सेम काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ पावर होता है, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में कुछ पावर होता है। तो दोनों के पावर क्या है? सेपरेट है, यानी कि अलग अलग है। तो वो पावर क्या है वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले से ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें लिख दिया गया था कि अगर गवर्नमेंट बनेगी तो एक यूनियन गवर्नमेंट बनेगी पूरी इंडिया को कंट्रोल करने वाली, लेकिन स्टेट के हिसाब से भी स्टेट गवर्नमेंट बनेगी, और ये दोनों के बीच में मतभेद ना हो, कुछ कंफ्लिक्ट ना हो, इसीलिए दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन भी थोड़े से अलग बनाए हैं। थोड़े से पावर जो है उनको अलग अलग प्रोवाइड किया हुआ है, सेपरेट प्रोवाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो क्या क्या है पावर? तो जनरली अगर हम बात करें तो तीन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें कि पहला जो लिस्ट है, तीन लिस्ट है इसके अंदर, जो पहला लिस्ट है इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट। क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट बोलते हैं। पहले लिस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनियन लिस्ट। और इसके अंदर 97 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है, यानी 97 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि डिफेंस हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, ठीक है ना, फिर समझ लो पावर सेक्टर हो गया। तो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे कंट्री में, ठीक है ना। हर एक डिपार्टमेंट होता है अलग अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, एयरलाइंस डिपार्टमेंट, तो आप समझ जाओगे। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स इसको कहते हैं। तो यानी कि आपका यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 97 अलग अलग सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसको कौन देखता है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनियन गवर्नमेंट की। आपको पता चल गया दोस्तों यहां पे क्या डिफरेंस है, कि आपका जो यूनियन गवर्नमेंट है, यानी मेन जो कंट्रोलिंग गवर्नमेंट है, पूरे देश की जो गवर्नमेंट है, उसके हाथ में 97 सब्जेक्ट्स है और वो यूनियन लिस्ट देखती है। वही अगर दूसरे लिस्ट की बात करें हम लोग,
तो एक और लिस्ट है यहां पे जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लिस्ट। ये तो यूनियन हो गया पूरे कंट्री के लिए। और दूसरा जो टाइप का लिस्ट होता है वो होता है स्टेट लिस्ट, जिसमें जो सब्जेक्ट्स है दोस्तों वो है 66 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट है? 66 सब्जेक्ट है, यानी कि पूरे जो मेन गवर्नमेंट है उससे थोड़े से कम है, कम से कम लगभग 30 कम है, 31 कम है। और ये कंट्रोल कौन करेगा? ऑब्वियसली ये स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। यानी कि जो मेन गवर्नमेंट है उसके हाथ में थोड़ा सा ज्यादा सब्जेक्ट्स होता है, क्योंकि वो मेन गवर्नमेंट है, पूरे इंडिया को कंट्रोल करना है उसको। और जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसके बाद में जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर 66 सब्जेक्ट आ जाते हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी है जो दोनों में कॉमन है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो 47 सब्जेक्ट्स और है दोस्तों। 47 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कॉमन है या फिर कंकरेंट जिसको बोलते हैं हम लोग। कॉमन होना यानी कि दोनों में से कोई भी कर सकता है, ऐसा टाइप का कुछ लॉ है, कुछ ऐसा रूल है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कुछ स्टेट ने, गवर्नमेंट ने कुछ रूल नहीं बना पाया तो वो रूल यूनियन गवर्नमेंट बना के उनको सौंप सकती है, उनको थोप सकती है। या फिर ऐसा बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि अगर कुछ चीजें नहीं प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि समझ लो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है लेकिन वो अलग से भी क्रिएट हो रहे हैं उस टाइम के हिसाब से। जैसे कि अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में समझ लो टाइम ट्रैवल आ गया, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है ना, टाइम ट्रैवल आ गया, यानी कि हम अपने पुराने पास्ट में जा सकते हैं, हम फ्यूचर में जा सकते हैं, समझ लो। ऐसा होता तो नहीं है लेकिन ऐसा अगर हो गया तो टाइम ट्रैवल एक नया सब्जेक्ट आ गया, तो उसको कौन देखेगा, कौन सी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी? तो वो एक नया सब्जेक्ट जब आता है तो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में एक पावर होता है, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में एक पावर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअरी पावर। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेसिडुअरी पावर, यानी कि एक एक्स्ट्रा पावर उनके हाथ में होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार पूरे देश की गवर्नमेंट है वो, तो उनके हाथ में एक एक्स्ट्रा पावर होता है कि अगर बाई चांस कोई नया सब्जेक्ट आया तो वो उसके ऊपर लॉ बना सकती है, वो उसको कंट्रोल कर सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशन उसके ऊपर बना सकती है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों अगर हम बात करें, क्योंकि देखो ये चैप्टर्स जो होते हैं ना काफी सिंपल होते हैं। आप एक बार इसको पढ़ लोगे आपके दिमाग में छप जाएगा। और एक और टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन जिसको हम लोग बोलते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट को डील करती है, हु डील्स विच सब्जेक्ट, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया इतने सारे सब्जेक्ट है, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या है कि कौन सी गवर्नमेंट कौन सा सब्जेक्ट को डील करती है, वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो हु डील्स विच सब्जेक्ट, इसकी भी हम लोग अगर चर्चा कर ले हम लोग, तो सबसे पहले अगर बात करें तो यूनियन जो गवर्नमेंट होती है, जो सबसे पहले मेन जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आता है? जैसे कि आपके डिफेंस आ गया, ठीक है ना, डिफेंस यानी कि जितने भी लड़ाई झगड़ा होंगे, मतलब वॉर हो गया, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये सब इसके अंडर आ जाएंगे। फॉरेन पॉलिसी हो गया, ठीक है ना, फॉरेन रिलेशन हो गया, यानी कि दूसरे देश के साथ कैसा रिलेशन बनाना है, व्यापार कैसे करना है, ये सब चीज हो गया, ठीक है ना। फिर वॉर वगैरह हो गया, अगर बाई चांस कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, पीस हो गया, शांति कैसे कायम रखना है, ये जो मेन मुद्दे हैं दोस्तों। फिर करेंसी से रिलेटेड, करेंसी पूरा मेन गवर्नमेंट के हाथ में होता है, आपको पता है ना, डिमोनेटाइजेशन किया था हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो यानी कि नोट बंदी कर दिया था, 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए थे, तो वो करेंसी के कंट्रोल किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। तो करेंसी हो गया, ऐसे बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रेड, व्यापार कैसे बाकी देश के साथ कैसे हम लोग व्यापार करेंगे, तो ये सभी चीज हमारे यूनियन गवर्नमेंट यानी मेन गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है। अब सेकंड बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो दूसरे टाइप की गवर्नमेंट होती है वो कौन सी होती है? स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कौन कौन से मेन चीज कंट्रोल में है, कौन से मेन सब्जेक्ट है जो इनके कंट्रोल में आ जाता है? तो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इनके अंदर आ जाता है जो भी उस स्टेट में एग्रीकल्चर होगा, यानी कि खेतीबाड़ी जो भी होगा उसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। फिर उस स्टेट के अंदर जितने भी नियम कानून रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर जिसको बोलते हैं, कोई भी क्राइम हो रही है, कोई भी चीजें हो रही है, तो लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड वो सब चीज मेंटेन करने का काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। फिर पूरा का पूरा जो लोकल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है इसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। फिर जितने भी हेल्थ इश्यू हो गए, ठीक है ना, ये सभी चीज आ जाते हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, ये सब चीज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है। और एक तीसरा है जो दोनों में कॉमन होती है, यानी कि कॉमन सब्जेक्ट्स। अब कॉमन सब्जेक्ट्स यानी कि जो दोनों गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, दोनों गवर्नमेंट के हाथ में होता है। मैंने बताया ना 47 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कॉमन है, ठीक है। वैसे ही कौन कौन से ऐसे कॉमन सब्जेक्ट है? जैसे कि अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार बोलते हैं ना, जॉब लगना, जैसे कि कुछ जॉब ऐसे होते हैं गवर्नमेंट जॉब जो स्टेट की तरफ से भी निकलते हैं, कुछ जॉब ऐसे भी निकलते हैं वो पूरे इंडिया के लिए होते हैं। तो इस टाइप के जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, जॉब हो गया, इन्वायरमेंटल इश्यू हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल प्लानिंग हो गया, फिर एजुकेशन हो गया, ठीक है ना, ये पढ़ाई लिखाई जो भी होता है ये दोनों के कंट्रोल में होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते होंगे हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में, हमारा जो स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो हम महाराष्ट्र बोर्ड की सिलेबस पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सीबीएसई का भी पढ़ते हैं। सीबीएसई क्या है? पूरे इंडिया के लिए है ना, ठीक है। तो यानी कि ये सभी चीज जो है वो कॉमन आ जाती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं
नेक्स्ट टॉपिक की। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। छोटा सा चैप्टर है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर को मैं क्या करूं, पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूं। तो बस दोस्तों, फिर इसी के साथ मैं आज का लेक्चर जो है समाप्त करता हूं। पहला ही चैप्टर, आई मीन टू से पहला ही लेक्चर था और बड़ी शिद्दत से मैंने पढ़ाने की कोशिश की, आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो हमने सब चीज़ देख लिया कि क्या क्या फेडरलिज्म का मतलब था, सेपरेशन ऑफ पावर क्या थे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, क्या कॉमन सब्जेक्ट्स है, क्या क्या सब्जेक्ट्स किसके अंडर में आ जाता है, ये पूरा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हर चीज़ बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है ये होता है समाप्त, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, एंड शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड दोस्तों को शेयर करो, रिलेटिव्स को शेयर करो, एंड बताओ कि कितना बेहतरीन चैप्टर है सिविक्स में और कितना इंफॉर्मेशन मिला इसमें आपको कंट्री के बारे में। ठीक है, तो प्लीज शेयर कर देना। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।